फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जावा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ, स्विच केस, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली कोई भी जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब आपको ये जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन की, उसे अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन दी है कि 35 से अगर ज्यादा मार्क्स आपको मिले तो पास प्रिंट करवाओ और कम मार्क्स मिले तो फेल प्रिंट करवाओ, यानी यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर, अगर 35 से ज्यादा है तो पास प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको फ्लो को चेंज करना है। तो फ्लो को चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर की। अब जावा के अंदर दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं, एक है लूप एंड दूसरा है ब्रांच। लूप यानी तो कोई भी एक स्टेटमेंट को अगर मुझे बार बार रिपीट करना हो तो हम यूज करेंगे लूप स्टेटमेंट का। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लूप आर यूज टू रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अंटिल सम कंडीशन अगर। अब यहाँ पर अगर मुझे ब्रांचेस का यूज करना है तो क्या है उसकी डेफिनेशन, ब्रांचेस आर यूज टू चूज अमोंग two or more possible courses of action, so also called selective structure। बराबर, तो यहाँ पर ब्रांचेस या लूप का यूज करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ब्लॉक की। तो ब्लॉक क्या है, तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है ब्लॉक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज बिटवीन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। बराबर, तो यहाँ पर हमें एक कर्ली ब्रैकेट चालू करना है, एक कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट करना है एंड उसके अंदर मुझे ये सारे स्टेटमेंट्स लिख देने हैं। अब कौन कौन से स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। बराबर, एंड यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे उसका स्कोप क्या होगा, सिर्फ ये दो ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लोकल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि उसका स्कोप क्या है, लोकल, दो ब्रैकेट के अंदर। दो ब्रैकेट के बाहर उसको कोई पहचानता नहीं है। दो ब्रैकेट के बाहर भी अगर आपको स्कोप रखना है तो आप दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल। बराबर, तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो क्लास ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के बाहर दोनों जगह पर आप यूज कर सकते। अच्छा, एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, ग्रुप a sequence of statement into a unit that is to be treated as a single statement usually in control structure। बराबर, तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, एग्जाम्पल के अंदर मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करना है। तो यहाँ पर हमें एक टेम्पररी वेरिएबल दिया हुआ है, x नाम का भी वेरिएबल है एंड y नाम का भी वेरिएबल है। ये सारे हमारे लोकल वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को प्रॉपरली समझने के लिए मैं नोटपैड चालू कर देता हूं। नोटपैड के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा इंटीजर टेम्प, तो ये टेम्प मेरा लोकल वेरिएबल हो गया। बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इंटीजर x इक्वल टू 5 कोमा y इक्वल टू 10, तो ये x एंड y जो है वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए, यानी इसका स्कोप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी है। जबकि टेम्प जो है उसका स्कोप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो वो हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, टेम्प इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 5 जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, टेम्प के अंदर। तो मैंने टेम्प की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पर 5। अब x जो है वो खाली हो चुका है, तो मैंने लिखा x इक्वल टू y। तो यहाँ पर
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 बराबर। एंड अब मैं क्या लिख रहा हूं y इक्वल टू, क्यों y इक्वल टू, क्योंकि y खाली हो चुका है, तो y इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प की वैल्यू 5 है, जो किससे मिल जाएगी, टेम्प की वैल्यू 5 है, वो किसे मिल जाएगी, y को मिल जाएगी। तो y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैल्यू स्वैप हो चुकी है, x की वैल्यू 10 आ गई है एंड y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे स्वैप हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर, जिसमें x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 50 है। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है, तो x की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी एंड y की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ब्लॉक 2 के अंदर क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू 20 एंड x की वैल्यू 30 दी हुई है। अब ऊपर x की वैल्यू 10 है, नीचे x की वैल्यू 30 है, और अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाऊं तो कंप्यूटर यानी कि जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि x की वैल्यू कौन सी प्रिंट करूं, तो वो यहाँ पर एरर मैसेज जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ पर एरर मैसेज आपको दिया हुआ है एंड एरर क्या है, x इज ऑलरेडी डिफाइंड बराबर। तो यहाँ पर एरर मैसेज आएगा। अब ये एरर को सोल्व करके आपको नीचे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ब्लॉक 2 के अंदर इंटीजर x इक्वल टू 30 को कमेंट कर दिया। अब कमेंट करने के बाद अगर मैं x को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पर वो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10, यानी ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी एंड कोई एरर मैसेज नहीं आएगा बराबर। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मुझे इफ एल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। इफ एल्स के अंदर मुझे कैसे लिखना है, इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशन लिखनी है। अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन गलत है तो मैं एल्स पार्ट में जाऊंगा एंड स्टेटमेंट 2 मेरा रन हो जाएगा। अब यही चीज आपको ब्लॉक डायग्राम में भी दिखाई हुई है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी है, कंडीशन डायमंड शेप में लिखनी होती है, तो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा और अगर कंडीशन गलत है तो स्टेटमेंट 2 रन होगा। तो ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया, फ्लो चार्ट बराबर। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ओड इवन नंबर का। ओड इवन नंबर का प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ऑपरेटर्स के अंदर। रिलेशनल ऑपरेटर जो हमने देखा था उसके अंदर हमने ओड इवन का प्रैक्टिकली प्रोग्राम किया। तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि जहां पर ओड एंड इवन नंबर का प्रोग्राम कैसे रन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का। तो चलो नोटपैड में चलते हैं। नोटपैड के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया। स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करके कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया बराबर। चलो अब इसके अंदर मुझे इंटीजर a इक्वल टू 10 एक नंबर ले लिया। अब मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन 0 अगर है तो कर्ली ब्रैकेट चालू कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इवन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट अभी नहीं लिखा है, तो ये मेरा किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिंपल इफ का। यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ सकता है ये मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल नंबर पॉजिटिव है कि नहीं यही चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने a ग्रेटर देन 0 करके प्रिंट कर दिया पॉजिटिव नंबर। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव मैंने स्टैंडर्ड 12th फोल्डर में कर दिया।
यहाँ पर स्टूडेंट डॉट जावा नाम से हमने फाइल को सेव करना है। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर दो, सेव के ऊपर क्लिक कर दो। हमने क्यों स्टूडेंट डॉट जावा लिया, क्योंकि क्लास का नाम जो है वही नाम से मुझे फाइल को सेव करना है। अब मैं स्टैंडर्ड 12th फोल्डर में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं एड्रेस बार में, एंड यहां पर मैंने लिखा जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। तो एरर क्या दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड। चलो देख लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट STUDENT, देखो मेरा स्पेलिंग जो है वो गलत हो गया है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सेव एज कर लेते हैं। तो फाइल में जाकर सेव एज स्टूडेंट डॉट जावा एंड यहाँ पर ऑल फाइल्स कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया, प्रोग्राम को वापस कंपाइल करते हैं। तो देखो एरर शो हो गई है और अब मैंने लिखा जावा स्टूडेंट, तो पॉजिटिव नंबर आ गया। अब यहां पर अगर मैं -10 करूं तो मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी एल्स पार्ट की। तो मैंने लिखा एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहां पर मैंने लिखा ओड नंबर। कंप्लीट। इसे सेव किया, सेव करके अब मैंने कंपाइल किया एंड अब मैंने रन किया। तो ओड नंबर, सॉरी मैंने गलती कर दी, ओड नंबर नहीं, मुझे क्या लिखना था, नेगेटिव नंबर। सेव कर दिया मैंने, सेव करके वापस कंपाइल कर दिया एंड रन किया तो नेगेटिव नंबर आ गया। बराबर, ओके। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर समझ में आ गया इफ एल्स के थ्रू। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोई एक ही वैल्यू 0 डाले तो क्या होगा। अब एक ही वैल्यू अगर 0 डाले तो वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। तो अब मुझे यहां पर इस सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ यानी इफ विद इन इफ, कंडीशन के अंदर कंडीशन डालनी है। तो क्या करूं, यहां पर मैंने ऐड किया a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर आप मुझे हाँ बोल रहे हो तो मैं वापस चेक करूंगा a ग्रेटर देन 0 है। अगर हाँ तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। बराबर है। अब मुझे यहीं पर एल्स पार्ट भी लिखना है। तो एल्स पार्ट में मैंने प्रिंट कर दिया 0। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया यहाँ पर। देखो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यस। अब मैं पूछ रहा हूं 0 क्या 0 से बड़ा है, नहीं। तो मुझे एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा और एल्स पार्ट में मैंने प्रिंट कर दिया 0। तो मेरा काम हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। फाइल को सेव किया, कंपाइल किया मैंने। अब यहाँ पर मुझे क्या एरर दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मेरा स्पेलिंग गलत है तो मैंने यहाँ पर t लिखना है। तो प्रिंट ln, वापस सेव किया, कंपाइल करके अब रन करते हैं तो देखो 0। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर नेस्टेड इफ कैसे काम करेगा। इफ के अंदर यानी कंडीशन के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी है। अब ये कंडीशन मैंने यहाँ पर इफ के अंदर लिखी है। आपको अगर जरूरत है तो आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो। बराबर है। अच्छा, तो टेक्स्ट बुक में वापस चलते हैं। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ लिखा हुआ है और एल्स के अंदर देखो इफ और उसके अंदर वापस एल्स इफ एल्स लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ। यहाँ पर नेस्टेड इफ की डेफिनेशन भी दी हुई है। इफ स्टेटमेंट इज यूज इन अनदर इफ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बराबर। अच्छा,
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक और नया वर्ड लिखा है एलसिफ। अब एलसिफ कब यूज होता है? तो एलसिफ लेडर जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मार्क्स का दिया है वही हम ले लेते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के अंदर मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स इक्वल टू 75। अब मुझे यहाँ चेंज करना है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कर देना है ए ग्रेड। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया ए ग्रेड, बराबर। अब मुझे क्या करना है, यहीं पर एलसिफ का यूज करना है, और एलसिफ के साथ आप कंडीशन लिख सकते हो, लेकिन एल्स के साथ आप कंडीशन नहीं लिख सकते। तो एलसिफ के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70, बराबर। तो यहाँ पर मैंने लॉजिकल एंड का यूज किया हुआ है। यहाँ पर दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है, तो ही ये एलसिफ रन होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या कर दिया, बी ग्रेड। चलो कंप्लीट। अब मुझे एक और कंडीशन डालनी है, तो मैं वापस यहाँ पर एलसिफ लिख सकता हूं। आपको जितनी भी कंडीशन डालनी है आप एलसिफ एलसिफ करके डाल सकते हो। मैंने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 35 एंड मार्क्स लेस देन 60। तो यहां पर हमें प्रिंट करना है सी ग्रेड, बराबर। चलो तो सी ग्रेड यहां पर प्रिंट कर दिया, एंड अब लास्ट में मुझे फेल प्रिंट करना है, तो मैंने एल्स लिख दिया, और एल्स के अंदर अब मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं तो हमारा काम हो गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर यूज किसका किया है, एलसिफ लेडर का यूज किया हुआ है। चलो इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके यहाँ पर कंपाइल करते हैं। एक एरर जनरेट करके दिखा रहा है सी ग्रेड में। तो चलो वापस नोटपैड में चलते हैं, एंड यहाँ पर डबल कोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सेव किया मैंने, वापस कंपाइल किया, एरर सोल्व हो चुकी है। तो जावा स्टूडेंट, तो देखो ए ग्रेड यहाँ पर आ रहा है। क्यों ए ग्रेड आ रहा है? क्योंकि आपके मार्क्स 75 एंड 75 70 से ज्यादा है। तो आपको मल्टीपल कंडीशंस कैसे लिखते हैं और एलसिफ लेडर का क्या यूज होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलो वापस टेक्स्ट बुक में चलते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर अब हमें एक स्विच केस दिया हुआ है। तो स्विच केस का यूज कब होता है? जब आपको एलसिफ लेडर की तरह मल्टीपल कंडीशंस होती है, तो हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, is used when there are many alternative action to be taken depend upon the value of a variable or expression, बराबर। चलो अब स्विच केस कैसे लिखना है, तो उसकी सिंटेक्स दी हुई है यहाँ पर। तो स्विच लिखो एंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएबल का नाम। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको अब क्या लिखना है, केस, एंड केस के बाद ये जो कांस्टेंट 1 लिखा है वहां पर आपको क्या लिखना है, केस 1, केस 2, केस 3, या फिर आप ABCD का यूज भी कर सकते हो, या तो फिर आप रोमन में 1 2 3 भी लिख सकते हो, बराबर। अच्छा, अब एक केस में से दूसरे केस में कंपाइलर चला ना जाए, इसलिए यहाँ पर मुझे ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक कीवर्ड जो है वो
कंपाइलर को स्विच केस में से बाहर निकालने का काम करता है। नॉर्मली इफ एल्स के अंदर अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर एल्स पार्ट में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर स्विच केस के अंदर अगर एक केस एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरे केस में अपने आप चला जाता है। अब यहाँ पर कंपाइलर को स्टॉप करने के लिए मुझे ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, और स्विच केस के अंदर जो नेगेटिव कंडीशन होती है वो हम लिखते हैं डिफॉल्ट के अंदर। इफ एल्स के अंदर हम नेगेटिव कंडीशन कहाँ लिखते हैं? एल्स के अंदर। तो यहाँ पर नेगेटिव कंडीशन जो है वो हम डिफॉल्ट के अंदर लिखेंगे। तो डिफॉल्ट एंड उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करना है उस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करना है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हर एक केस के बाद आपको यहाँ पर कोलन का साइन करना है, सेमीकोलन नहीं। डिफॉल्ट के बाद या तो ब्रेक के बाद आप सेमीकोलन करोगे, लेकिन केस के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर कोलन करना है, बराबर। एंड डिफॉल्ट के बाद भी आपको क्या करना है? यहाँ पर कोलन करना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सेमीकोलन करना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये चीज ध्यान में। तो ये हो गया आपका स्विच केस, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप क्या होता है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर कंट्रोल स्टेटमेंट प्रॉपरली समझ में आ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।